वेलकम। तो अभी ये जो है पार्ट 4 है हमारे चैप्टर नंबर 1 का, जिसके अंदर हम पॉइंट 3 को डिस्कस करेंगे। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। 18 सालों तक काफ़ी रेवोल्यूशंस हुई थी यूरोप में, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। As the conservative regions tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, members of commercial middle classes. अब जैसे ही कंजर्वेटिव रिजम्स यानी कि ऑटोक्रेट्स यानी जो कंजर्वेटिज्म लाना चाहते थे वो अपनी पावर बढ़ाने लगे, तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के जो लोग थे, लिबरल्स और नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। और अलग अलग जो जगहें थी जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स, ओटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था मुस्लिम्स का, तो वहाँ के कुछ प्रोविंसेस, आयरलैंड और पोलैंड, इन सब जगहों पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे। ये रेवोल्यूशन जो थे लिबरल नेशनलिस्ट यानी कि लिबरल्स और नेशनलिस्ट के थ्रू करे जा रहे थे, जिसके अंदर मिडिल क्लास वाले लोग थे, न्यू मिडिल क्लासेस के जो लोग थे, जिसके अंदर कौन आते हैं, प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, और जो मिडिल क्लास के कमर्शियल मेंबर्स हैं वो सब आते थे, एजुकेटेड लोग थे वो आते थे, और उन्होंने रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया था। तो अभी हम बात करते हैं जुलाई रेवोल्यूशन की। ये अभी हम सीरीज में बात नहीं करेंगे, सीरीज बाद में बताएंगे कि किस तरीके से सीरीज वाइज हुआ था। अभी इनको देखते हैं कि इनमें हुआ क्या। तो पहले है जुलाई रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल्स। जुलाई रेवोल्यूशन, द फर्स्ट अपहेल टुक प्लेस इन फ्रांस इन July 1830. The Bourbon kings, who has been restored to power during the conservative reaction after 1815, who were now overthrown by the liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head. When France sneezes, Metternich once marked, the rest of Europe catches fire. तो जुलाई रेवोल्यूशन, जुलाई में एक रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, जिसके जो लीड करा गया था थ्रू लिबरल रेवोल्यूशनरीज, यानी लिबरल जो थे उनके थ्रू ये लीड करा गया था, नेशनलिस्ट के थ्रू लीड करा गया था। इसके अंदर बॉर्बन किंग, जिसको वापस ट्रीटी ऑफ वियना के तहत रिस्टोर करा गया था, उसे दोबारा फेंक दिया भाई। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उतार के फेंक दिया। नेपोलियन आया, नेपोलियन को हटाया, फिर दोबारा बॉर्बन किंग आया, फिर दोबारा इन्होंने रेवोल्यूशन करी और फिर फेंक दिया उसे उतार के। ठीक है, तो उसके बाद उसे हटा दिया गया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट करी गई, और उन्हें जो था एक हेड चाहिए था, बिकॉज इट्स वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करने वाली मोनार्की। उसका हेड लुइस फिलिपी को बनाया गया था। When France sneezes, Metternich one marked, the rest of Europe catches cold. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मेटर्निच ने कही थी कि जब फ्रांस छींका पूरे यूरोप ने कोल्ड पा लिया था, यानी कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई और पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। जुलाई रेवोल्यूशन की चिंगारी कहाँ लगी, ब्रुसेल्स में लगी, जिसके कारण से जो यूनाइटेड किंगडम था नीदरलैंड्स का, उसमें से बेल्जियम ने अपने आप को ब्रेक कर लिया, चला गया वो नीदरलैंड से, उन्होंने ब्रेकिंग कर ली। एक आया था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो नेशनलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाने में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा हाथ था। क्या था इसमें? It was an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe. Was a great war of independence, Greek War of Independence. Greece has been the part of Ottoman Empire since 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off the struggle for independence among the Greeks, which began in 1821.
ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक ऐसा इवेंट था, एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसके कारण से लोगों में एजुकेटेड जो मिडिल क्लास था उनमें इतनी ज़्यादा भर गई थी नेशनलिस्ट की फीलिंग कि भाई वो और तेज रेवोल्यूशन करने लग गए थे। ग्रीस जो था 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, बट उसके बाद जब यूरोप में रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चला, ग्रोथ हुई, तो वहाँ पर भी ग्रीक्स के अंदर नेशनलिज्म बढ़ गया, नेशनलिस्ट की फीलिंग बढ़ गई और वहाँ पर भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया 1821 में। Nationalists in Europe got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathizes for ancient Greek culture. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. The English poet Lord Byron organized the funds and later went to fight in the war where he died of fever in 1824. तो 1821 में जो था इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए रेवोल्यूशन स्टार्ट करी। अब इन जो ग्रीस के लोग थे, नेशनलिस्ट थे, उन्हें सपोर्ट कहाँ से मिला? उन ग्रीक्स से मिला जो कि पहले ऑटोमन एम्पायर से निकाल दिए गए थे, बिकॉज वो बगावत कर रहे थे तो उनको निकाल दिया गया था और उनसे उन्हें सपोर्ट मिला। और साथ ही साथ कुछ वेस्टर्न यूरोपियंस थे जो कि ग्रीक कल्चर को बहुत मानते थे, बिकॉज ग्रीक कल्चर आज के समय में भी बहुत माना जाता है, हम पढ़ते भी हैं। दिस वर्ड वॉज टेकन बाय द ग्रीक फिलोसोफर, और ये सब हम पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो यानी कि ग्रीक कल्चर को बहुत जो मानते थे, उन वेस्टर्न यूरोपियन से इन्हें मदद मिली, साथ ही उन ग्रीक्स से मिली जो कि निकाल दिए गए थे वहाँ से, और इन्होंने जो था अपना रेवोल्यूशन करा। पोइट्स एंड आर्टिस्ट जो थे उन्होंने ग्रीस का साथ दिया और वहाँ से जो था मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट स्ट्रगल में उन्हें सपोर्ट करा। एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज करे थे, पैसे इकट्ठे करे थे ताकि वो वॉर कर सकें, और उन्होंने वॉर भी करी, बट बुखार के कारण, फीवर के कारण वो 1824 में मर गए थे। देन उसके बाद क्या हुआ? 1832 में, 1821 में स्टार्ट हुआ, 1824 में मर गए थे ये लॉर्ड बायरन, इंग्लिश पोएट मर गए थे। और 1832 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके अंदर ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन माना गया था। दैट ग्रीस जो था एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था। एक टॉपिक है हमारा इसी पार्ट में रोमांटिसिज्म। मतलब क्या है? अ कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. एक ऐसी कल्चरल मूवमेंट थी रोमांटिज्म जिसके अंदर जो हमारी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे उनकी फॉर्म्स को डेवलप करा गया था। हमारे देश के प्रति लोगों के अंदर प्यार उभारा गया था। ये ऐसी कल्चरल मूवमेंट थी जिसके अंदर कल्चर ने, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज और लैंग्वेज, इन सब ने बहुत बड़ा काम किया था। The development of nationalism did not came about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, stories and music helped to express and shape nationalist feeling. सिर्फ वॉर्स और टेरिटरियल एक्सपेंशन यानी कि अपनी ज़मीन बढ़ाते गए लड़के, वॉर से, इनसे नेशनलिज्म नहीं डेवलप हुआ। कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल है। म्यूज़िक, ये सभी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, और हमारी जो नेशनलिस्ट की फीलिंग है उसको शेप करने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन and science and focused instead of emotions, intuitions and mystical feelings. साइंस पर इतना ध्यान नहीं दिया इन्होंने, वॉर्स पर इतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि आर्टिस्ट और पोएट्स ने इमोशंस और जो उनकी फीलिंग्स थी उनको जगाने के लिए कल्चर का, लैंग्वेज का सहारा लिया था। The emphasis on vernacular language and the collection of local folk
was not just a recover of an ancient national spirit but also to carry modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. उस टाइम पर ज़्यादातर जो यूरोप में लोग थे वो तो इलिटरेट थे, वही नहीं पढ़ लिख सकते थे, तो सिर्फ ये जो लैंग्वेजेस पास करे जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जा रहे थे, उनसे नहीं हो सकता था। उन्हें समझाने के लिए मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कल्चर था और जो एंशियंट लैंग्वेज थी उसका बहुत बड़ा हाथ था। एक केस है पोलैंड का, उसमें क्या था कि पोलैंड जो था उसको प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ने जो ग्रेट पावर्स थी उन्होंने बांट लिया था और पोलैंड अलग से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यानी कि वो ख़त्म हो चुका था, टेरिटरी नहीं बची थी, बट लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग प्रेजेंट थी जो कि म्यूजिक और लैंग्वेज की हेल्प से जिंदा थी। यानी कि टेरिटरियल एक्सपेंशन नहीं रहा, टेरिटरी नहीं रही, बट फीलिंग्स रही जो कि अलाइव रही, जिंदा रही, किसके थ्रू? म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। जब रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया था तो पॉलिश लैंग्वेज, पोलैंड की लैंग्वेज थी पॉलिश, उसको बंद कराया गया था, सभी स्कूल्स से बाहर करा गया था ताकि बच्चे जो है, लोग जो है, उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग ही ना डेवलप हो, ये करा गया। और रशियन लैंग्वेज को वहाँ पर हर जगह पर इम्पोज करा गया था, बट लोग नहीं माने, वो कहते कि भाई बेशक कर दो बंद, हम तो पॉलिश ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज की हेल्प से वो अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग को जिंदा रखना चाहते थे। पॉलिश को चर्च गैदरिंग्स में, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में, सब हर जगह पर जो था यूज़ करा जाता था, जिसके कारण से रशियन अथॉरिटी के थ्रू काफ़ी सारे प्राइज, चर्चिस के जो लोग थे उन सभी को जो है पनिशमेंट दी गई थी, और जो पॉलिश थी वो एज अ सिंबल यूज़ हुआ था रशियन डोमिनेंस के खिलाफ। यानी कि रशियन जो अथॉरिटी थी वो ये समझती थी कि ये हमारे लिए गलत है कि ये लोग अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ा करके हमसे अलग भी हो सकती हैं, और इस तरीके से जो लैंग्वेज है, म्यूज़िक है, आर्ट्स हैं, इन सब की हेल्प से लोगों ने अपनी जो फीलिंग्स थी उनको डेवलप करके रखा था। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, तो 1830s के स्टार्टिंग में जो थी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप थी यूरोप में। फर्स्ट हाफ जो था 19th सेंचुरी का, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था पॉपुलेशन में। अब ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो था पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है बट एम्प्लॉयमेंट तो नहीं हुई इंक्रीज़, तो जिस कारण से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जो स्मॉल टाउन प्रोड्यूसर्स थे उनको दिक्कत हो रही थी, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से जो सामान आ रहा था बन करके वो एज़ कम्पेयर टू देम बहुत सस्ता था, बिकॉज वो मशीन से बन रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वहाँ पर। बट जो दूसरी जगहें थी, दूसरी कंट्रीज़ थी, वहाँ पर तो वो हैंडमेड था, तो वो महंगी चीज़ें थी, तो इस कारण से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। और खास करके टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, जैसे जो कपड़े थे वो मशीन से बनते थे, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। और उस टाइम क्या हुआ, साथ ही साथ उस टाइम खाने की भी जो थी दिक्कत बढ़ गई थी। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वर द हाईएस्ट ऑटोक्रेसी स्टिल एंजॉयड द पावर। उस टाइम भी ऑटोक्रेसी थी, मोनार्की सिस्टम ही था। फूड के जो प्राइस थे वो बढ़ गए थे, हार्वेस्ट खराब हो गई थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, एम्प्लॉयमेंट जो थी वो कम हो रही थी, जिस कारण से वहाँ के लोगों में गुस्सा बढ़ गया था। तो पहले क्या हुआ था, मैंने कहा था कि सीरीज में नहीं है, पहले हंगर और हार्डशिप का पीरियड आया, लोगों में गुस्सा बढ़ा, जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, वहाँ से ब्रुसेल्स में गया और देन ग्रीस में गया, और उसके बाद वहाँ पे भी रेवोल्यूशन हुए। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3, एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। आई एम रिपीटिंग अगेन, NCERT रीड कर लेना।